नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। भारत एट 7 यानी खबर राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर राज्य की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में चुनाव प्रचार तेज। अमित शाह ने यमुना को प्रदूषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने भी आप सरकार पर फोड़ा ठीकरा। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर चुनाव आयोग ने मांगा केजरीवाल से स्पष्ट जवाब। संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में किरेन रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग और समन्वय की जताई उम्मीद। कहा, चर्चा में क्वालिटी मेंटेन करना बेहद जरूरी। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को लगा झटका। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत की अर्जी को कर दिया था खारिज। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन में घोषित। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने घटना स्थल का किया दौरा। सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर फोकस। और वॉशिंगटन डीसी में एक यात्री विमान की अमेरिका सेना के हेलीकॉप्टर से टक्कर। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। अब तक 19 लोगों के शव बरामद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया शोक। और भारत एट 7 में सबसे पहले बात करेंगे चाय वाला क्या महापौर बनेगा और गोलगप्पे वाली दीदी क्या पार्षद बनेगी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। भाजपा और कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में मेयर के पदों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बार महापौर पद के लिए चाय की दुकान चलाने वाले मेयर पद के लिए उन्हें टिकट दिया है। तो वहीं 15 सालों से सड़क के किनारे गोलगप्पे का ठेला लगा रही एक महिला को बीजेपी ने अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा ने चाय वाले को दिया बड़ा मौका। रायगढ़ से चाय वाले जीवर्धन चौहान को बनाया महापौर प्रत्याशी। एससी समाज के जीवर्धन चाय की चलाते हैं दुकान। चाय वाले के बाद भाजपा ने गोलगप्पे वाली दीदी को बनाया उम्मीदवार। गोलगप्पे वाली दीदी बनी अकलतरा पार्षद प्रत्याशी। 15 सालों से सड़क किनारे गोलगप्पे का ठेला लगाती हैं संतोषी। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी नगर निगमों में मेयर के पदों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने सभी को चौंका दिया है। भाजपा ने रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को महापौर के पद का टिकट दिया है। जीवर्धन काफी वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो एक चाय की दुकान चलाते हैं। उनका नाम न तो उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल था और न ही उनके नाम की कोई चर्चा हो रही थी। फिर भी पार्टी ने जीवर्धन को एक बड़ा मौका दिया है। आपको बताते चलें कि जीवर्धन चौहान अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। मैं लंबे समय से संघ से भी जुड़ा रहा हूँ और संघ का दायित्व को हमेशा जो भी जवाबदारी दिया गया है मैं उसको निभाया हूँ। भारतीय जनता पार्टी से भी लंबे समय से मैं 29 सालों से जुड़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को जिस भी पद पे दायित्व दिया मैं उसको अपने ये से उसको निभाया हूँ। बीजेपी ने पहले रायगढ़ के चाय वाले को और अब जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से गोलगप्पे बेचने वाली को अपना प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। जैसे ही बीजेपी ने गोलगप्पा वाली दीदी संतोषी कैवर्त को अकलतरा नगर पालिका परिषद प्रत्याशी बनाया, ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। संतोषी सड़क किनारे पिछले 15 वर्षों से गोलगप्पे का ठेला लगाती हैं। इसी से इनके घर का गुजारा चलता है। समस्याओं के लिए लड़ूंगी, जनता के साथ हमेशा दर्द में जुड़ी रहूंगी। जितना हो सके उतना जनता लोगों का सेवा कर सकूं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक ही फेज में 11 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 15 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।
जीवधर्म और संतोषी का नाम तय कर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि तन मन धन से समर्पित होकर काम करने वाला व्यक्ति पार्टी के लिए सदा महत्व रखता है। कांग्रेस हमेशा से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला बताकर उपहास उड़ाती रही है, लेकिन आज इसी चाय बेचने वाले की अद्भुत कार्यशैली ने देश का नाम पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और भारत एट 7 में दिल्ली की सियासत की बात करेंगे। आपको ले चलेंगे सीधा लाइव वाल्मीकि बस्ती, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। घर में है, इन्होंने अपने लिए 51 करोड़ का शीश महल बनाया है। शीश महल बनाया है। नई दिल्ली वालों, 51 करोड़ रुपया किसका है? जोर से बोलो, किसका है? इसका हिसाब किताब मांगोगे केजरीवाल से? जो आदमी जिन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया वो अन्ना के नहीं हुए। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खाए वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का काम करा। केजरीवाल जी ने बारिश में ऐसा जल प्रबंधन किया कि 35 से ज्यादा लोग आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में बारिश के पानी से मरे। बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से। इन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने, पॉल्यूशन का सूचकांक 400 था। 10 साल हो गए, इन्होंने 400 को 1200 करने का काम किया। इन्होंने कहा था, इतने सारे वादे किए थे, आपके यहां सरकारी अस्पताल बनाना था, एक भी बना है क्या? जोर से बोलो, बना है? आज भी एम्स और सफदरजंग में जाना पड़ता है। मोदी जी ने देश भर के गरीबों के लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। आपको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? ये केजरीवाल इस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, प्रवेश वर्मा को जिता दो, पहली ही कैबिनेट में 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी रोग हो, 10 लाख तक एक आना आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने आया हूं, इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था। आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया। 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया। 5400 करोड़ रुपए का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी का बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया। 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला किया।
और 65,000 फर्जी टेस्ट करे। भाइयों बहनों, लिस्ट इतना लंबा है घोटाले का कि मैं अगर पूरा पढ़ता जाऊंगा तो प्रवेश वर्मा के विजय जुलूस का दिन आ जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने के वादे के साथ ये आए थे, इन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपना लिया। और भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था कि हम यमुना को शुद्ध कर देंगे और मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब उन्होंने तो डुबकी लगाई नहीं, प्रवेश वर्मा उनका कटआउट भिगो कर आए, यमुना में कटआउट का डुबकी लगाए। मगर तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण वाल्मीकि बस्ती नई दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी पर हमलावर थे वो। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के सरकारी दफ्तर आखिर क्या है ये योजना। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद भारत@7 में। और बात होगी बिहार की, जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के सरकारी दफ्तर आखिर क्या है ये योजना। दरअसल बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब फाइलों का अंबार नहीं दिखेगा। इसके साथ ही आम लोगों को अपना काम करवाने के लिए भटकने या इंतजार करने की भी जरूरत नहीं होगी। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में अब पेपरलेस व्यवस्था शुरू होने जा रही है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बिहार के सरकारी दफ्तर होंगे पेपरलेस, बढ़ेगी पारदर्शिता, खत्म होगा भ्रष्टाचार। बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में कागजों का काम होगा खत्म। कामकाज में तेजी और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई-ऑफिस सिस्टम। डिजिटल इंडिया की दिशा में बिहार सरकार का बड़ा कदम। बिहार सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। 1 फरवरी 2025 से सभी सरकारी दफ्तरों में कागजों का काम खत्म होगा। इसके बदले ई-ऑफिस सिस्टम शुरू होगा। इससे फाइलों का काम जल्दी होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सभी सरकारी दफ्तरों में समाहरणालय से लेकर अंचल तक यह नया सिस्टम लागू होगा। कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब ई-ऑफिस को जिला स्तर पर भी लागू करने के लिए हेतु निर्देश प्राप्त है 1 फरवरी से। ई-ऑफिस के विशेष फायदे हैं। उदाहरण के इसमें कम कागज की खपत होगी और
ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी, जवाबदेही रहेगी समय निष्पादन करने की, तथा संचिका भी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमेशा सुरक्षित रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को ई ऑफिस सिस्टम पर काम करने के लिए एक अलग यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। ई ऑफिस का सीधा और सरल मतलब है कि काम डिजिटल स्वरूप में होना है। हालांकि सरकार इससे भी एक कदम आगे की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पुरानी फाइलों को भी डिजिटल रूप देकर अब कंप्यूटर में संरक्षित किया जाएगा। इससे ई ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को पुराने रिकॉर्ड खोजने और नए सिस्टम पर काम करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रशिक्षण में हमें बताया गया कि जो भी हम फाइल का मूवमेंट होता है, जो भी हम संचिका नोटिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं, अभी सब वो ऑनलाइन होना है। इससे ये होगा कि जो भी हमारे ऑफिस में फाइल पेंडिंग रहते हैं वो अगर किसी पदाधिकारी के लॉगिन में है तो वो साफ साफ ऑनलाइन देखा जा सकता है। बताया गया है कि इस नए सिस्टम से सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब फाइलें इधर उधर नहीं घूमेंगी और काम जल्दी होगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। ये सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा। सरकार का ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार में नीतीश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। ई ऑफिस इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को अब फाइल निपटाने के लिए तय समय दिया जाएगा और अगर देरी होती है तो उन्हें कारण भी बताना पड़ेगा। ऐसे में निश्चित है कि जो काम है उसमें तेजी आएगी। अपने सहयोगी अरुण कुमार रोशन के साथ पटना से मधुरेश नारायण। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। कर्ज में डूबा हिमाचल। लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां राज्य सरकारों पर भारी पड़ने लगी हैं। हिमाचल सरकार ने अपने कर्ज के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्री राजेश धर्माणी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है। हालांकि इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री जी ने प्रदेश पर कर्ज के बोझ के लिए पिछली जयराम ठाकुर की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल सरकार में कर्ज को लेकर पिछले 2 साल से लगातार पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रही है। 30,000 करोड़ का जो कर्ज है हिमाचल सरकार ने पिछले 2 साल में लिया है और इसके बाद अब प्रदेश पर जो कर्ज का बोझ है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ से भी पार पहुंचने की कगार पर है। वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ का स्तर छू रहा है और इसके लिए पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। सुक्खू सरकार ने पिछले 2 साल में कुल 30,080 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार के मुताबिक कर्ज का 63% हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और मूलधन चुकाने में खर्च किया गया है। 2,800 करोड़ रुपए हर महीने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खर्च हो रही है। 2,200 करोड़ रुपए सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को दिए गए हैं और इसमें भी 60 करोड़ की ग्रांट अलग से दी गई है। सरकार के मुताबिक 11,226 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं। विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। वहीं हाल ही में सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का भी फैसला लिया, जिसको वित्तीय राजस्व की सुदृढ़ता के एक रास्ते के तौर पर देखा गया। इस पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा है और कहा है कि राजस्व पाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसको पूरी तरह नियंत्रित रखना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी सूरत में उसको किस प्रकार से नियंत्रण में रख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। कहीं हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल और भी ज्यादा नशे की चपेट में आकर के बर्बाद न हो जाए। उधर मंडी के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने हिमाचल में कर्ज लेने की प्रथा के लिए कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार में कर्ज लेने की प्रथा शुरू हुई और शांता कुमार की सरकार में प्रदेश कर्ज मुक्त हुआ, लेकिन कांग्रेस ने फिर से इस प्रथा को हवा दी और प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा दिया। शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था जो मेरे ध्यान में है,
और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे एक गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया था। हिमाचल में बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सवालों में है। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है और खुद सरकार के मंत्री भी कर्ज की स्थिति से निपटने और राजस्व में बढ़ोतरी करने की कोशिशों के दावे करते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सुखविंदर सरकार का ये दावा है कि प्रदेश के हित में इस कर्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कर्ज के बोझ के लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से वो पिछली खासकर जयराम सरकार की बता रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुंगनूर गाय का वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल के लोगों का भी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पारंपरिक नस्ल वाली पुंगनूर गाय के प्रति लगाव बढ़ गया है। ये गाय सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन मोह लेती है पुंगनूर नस्ल की गाय। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में पाई जाती है पुंगनूर नस्ल की गाय। पुंगनूर गाय सामान्य गायों की तुलना में बहुत छोटी होती है। पुंगनूर गाय रोजाना 3 लीटर तक दूध देती है। पुंगनूर गाय के दूध में होते हैं कई औषधीय गुण। पुराणों में भी मिलता है पुंगनूर गायों का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौ प्रेम किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास पर बेहद खास ब्रीड पुंगनूर नस्ल की गाय पाली गई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उसका एक विश की राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों में लोग अब अपने घरों में पुंगनूर नस्ल की गाय पाल रहे हैं। पुंगनूर जो गाय है ये मूलतः आंध्र प्रदेश में होती है। जब हम लाए थे तो हमको लगता था कि यहाँ के वेदर के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन लगभग 1 वर्ष हो गया है